प्रधानमंत्री की तरफ से जब भी कोई फैसला होता है लोग दहशत में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। सोचिए, नोटबंदी का फैसला ऐसे हुआ था, 8 बजे आए नोटबंदी, दहशत में। लॉकडाउन का फैसला ऐसे हुआ था, 8 बजे आए लॉकडाउन लगा दिया, लोग दहशत में। अब सरकार ने फैसला किया है कि वो 18 से 22 अगस्त तक 5 दिनों की बैठक करने वाले। अब लोग दहशत में अभी से कि भैया कौन सा फैसला होगा। सूत्र बता रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि हो सकता है कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन कराए, यानी एक साथ सभी राज्यों का इलेक्शन हो। तो 2 ही रास्ते हैं उसके लिए। तो जिन लोगों की सरकारें हैं, क्या वो मानेंगे? क्या जिनके 5-5, जैसे मान लिया बिहार में 5 साल टर्म पूरा करने में समय है, योगी जी का टर्म पूरा होने में समय है, तो क्या ये लोग मानेंगे या कहेंगे कि नहीं भैया एक साथ कराएंगे? तो लोग तब तक प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने रहें, और जब सारे राज्य सरकारों का टर्म जैसे पूरा हो जाएगा तो फिर चुनाव कराएंगे। तो ये मुझे तो संभव नहीं लग रहा है, फिजिबल नहीं लग रहा है। खुद योगी जी का टर्म अभी 3 साल बाकी है, नीतीश जी का टर्म 2 साल बाकी है। क्या तमाम, तो हो सकता है बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाए, तो इसमें तो दम नहीं लग रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि 8-10 कुछ खास बिल है, ये स्पेशल बजट, स्पेशल सेशन नए वाले संसद में लाने का कुछ तो बात है, कुछ तो प्लानिंग बीजेपी की चल रही है। एनडीए की बैठक में ये सब घोषणा नहीं हो सकती है, कुछ बड़ी प्लानिंग होगी, कुछ बिल ऐसे आ सकते हैं, चुनाव को लेकर बिल आ सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन विशेष सेशन बुलाया गया है, उसके बारे में बताया नहीं गया। अमूमन ऐसा होता है कि जो सेशन होता है तो पहले से बताया। ऐसा भी तमाम जानकार लिख रहे हैं कि पहली बार जो 3-4 जो सेशन होते हैं, उसके अलावा स्पेशल सेशन 5 दिनों का बुलाया जा रहा है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो खैर संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो लोग अब जैसे हिमाचल में अभी चुनाव जीती है कांग्रेस, वो तो छोड़ नहीं देगी, तब तक लोकसभा का चुनाव का भी इंतजार नहीं करेगी। तो इसमें दम तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। खैर, मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं। आज विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही है, वहां लोग की क्या प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की, उससे साफ है कि ये लोग एकजुट तो हैं। अब इनमें फूट नहीं पड़ने वाला। 28 दल लगभग हो चुके हैं, इनमें फूट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये देखिए, कुछ वीडियो सुना रहा हूँ। लेकिन जो भी होगा, मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। तो अब तक जितने दल पहले बैठक में जमा हुए थे, उतने ही दल दूसरे बैठक में जमा हुए, तीसरी बैठक में उतने ही दल हैं। इसका मतलब कमा नहीं है, 2 बढ़े हैं। ये देखिए, सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाए? तो वो जब भी इनके पास जाते होते हैं तो एक ही आदमी का काम करने में लगेगा। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते पर लेके जाएगा। तो देखिए, विपक्षियों ने मीडिया का अल्टरनेट भी निकाल लिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोचिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गार्डियन, 10 बड़े अखबारों में खबर छपी अडानी को लेकर, उस पर भी है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं विपक्षी नेताओं की बैठक की, जिसमें 28 दल शामिल हैं। तो मीडिया के लगातार कोशिश के बावजूद, टीवी अखबार के लगातार कोशिश के बावजूद भी एक भी दल कम नहीं हुआ है। तो इस एक बड़ी सफलता है कि 3 महीने से लोग बैठक कर रहे हैं। अलायंस जो है ये कोई राजनीतिक लेवल का या कोई अपनी सीटें बढ़ाने या कम करने का नहीं, ये देश को बचाने का अलायंस है। आज जो फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, कैसे कैसे तंग किया जा रहा है राज्यों को, वो राज्य जो इनके पक्ष में फतवा नहीं देते, मैंडेट नहीं देते, तो एक तरफ से हम एक डिक्टेटरशिप। तो 12 मुख्यमंत्री हैं जो इसके खिलाफ है। ये देखिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। मुझे लगता है कि आज इस राजनीतिक हालात पर राजनीतिक दलों ने एक साथ नजर रखी है
आज परिणाम है कि सब लोग देश के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति तो सोचिए ये बड़ी कामयाबी है कि 28 दिन बाद भी 3 महीने हो गए, 28 दल हो गए, दलें बढ़ी हैं, दलों की संख्या बढ़ी है, टूट नहीं हो पाई। जयंत चौधरी भाग गए, आम आदमी नाराज है, नीतीश उठ गए, तमाम जो मीडिया के जाते हैं। ये देखिए, मेरे लिए जो भी मैं हूँ वो इंडिया और भारत हूँ। कभी भी भारत में रहते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तब कोई भी कुछ भी हमारी तरफ जब देखता है, हमारा नाम, हमारा राज्य, हमारी भाषा, ये कोई नहीं पूछता। पहले बोलते इंडिया, सो हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है। तो ये तो है, विपक्षी लोग टूटे तो नहीं है, ये एक ये भी एक बड़ी बात है कि वो सब एकजुट हैं, वो टूटे नहीं हैं। और लगातार टीवी अखबार कोशिश कर रहा था कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा और मजबूरी में प्रधानमंत्री को बैठक करनी पड़ी एनडीए की। अब जो सबसे बड़ा जो लोगों की सांसें अटक गई है कि 18 से 22 में क्या होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। कैसे होगा भाई? क्या योगी जी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे? क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री हट जाएंगे? क्या भगवंत मान हट जाएंगे? क्या नीतीश कुमार हट जाएंगे? क्या नवीन हट जाएंगे? क्या जगन मोहन हट जाएंगे? या क्या प्रधानमंत्री का पद का चुनाव ही कैंसिल कर दिया जाएगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है, फिजिबल नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार है, कुछ भी कर देते हैं। तो लोगों में दहशत है कि क्या होगा, नहीं होगा, कोई नया बिल आ सकता है, कानून आ सकता है। लेकिन एक बात है कि अब बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान नहीं है। अभी भी इस गठबंधन में कुछ लोग नहीं है, मायावती नहीं है, ओवैसी नहीं है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो है। जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, आदिवासी रिप्रेजेंटेशन भी हैं, खुद हेमंत सोरेन हैं, दलित रिप्रेजेंटेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं है, मायावती जी नहीं है, ये एक बड़ा है। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो नीतीश जी हो या लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे आपको बता दें स्टालिन हो। सवर्णों का भी रिप्रेजेंटेशन है, वो वोट वाले बीजेपी को देते हैं। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये सब सवर्ण नेता हैं। कांग्रेस खुद सवर्ण समाज की पार्टी है। तो ये सब तो है, लेकिन एक बात है कि 28 दल, जयंत चौधरी किसानों का रिप्रेजेंटेशन है, जयंत चौधरी हैं, तो 28 दल जो हैं वो मीडिया, टीवी, अखबार के लाख कोशिशों के बाद टूट नहीं हुई है। ये लोग एकजुट बने हुए हैं। पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। तमाम जो टीवी, एक बात तो है, ये नेताओं को लग गया है कि टीवी अखबार के झांसे में नहीं आना है। ये लोग बीजेपी के समर्थक है। सबसे ज्यादा अगर पिछले 10 सालों में अगर किसी की बदनामी हुई है, 9 सालों में सबसे ज्यादा किसी की विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है, तो वो टीवी अखबार की। एक भी SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, वो भाई साहब टीवी अखबार देखना नहीं चाहता है। सत्ता पक्ष के जो समर्थक लोग हैं वही टीवी अखबार देख रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं। तो टीवी अखबार मतलब RSS बीजेपी के प्रवक्ता का पद रह गया है। उसके अलावा कोई जो भी बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, जिसकी संख्या 60, 70, 65% तक है, 70% तक है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स, OBC, किसान, ये सब लोग जो हैं, और जो सवर्ण समाज के लोग भी बीजेपी के खिलाफ हैं, तो इक्का दुक्का वो भी टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो टीवी अखबार का हुआ है। पहले लोग सरकार समर्थक भी देखते थे और सरकार विरोधी भी देखते थे, लेकिन अब टीवी अखबार के दर्शकों की कमी बस सिर्फ इतनी हो गई है, उनके दर्शकों की संख्या 40% रह गई है या 35%, अब तो और धीरे धीरे घट रहा है। अभी जो ओपिनियन पोल होता है उसमें मुश्किल से 15%, 19% जो है समर्थन बीजेपी को मिलता है। 85 से 90% जो समर्थन है, 85% वोट जो पोल जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है। इसका मतलब टीवी अखबार को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी वजह से जो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार हैं, भले उनके पास टीवी अखबार नहीं है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, उनके दर्शकों की संख्या ज्यादा है। तो सरकार
का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीवी अखबार के 90% दर्शक जो है वो भाग गए हैं। ये टीवी अखबार वाले सवर्ण पत्रकार, सवर्ण मालिकों को सोचना चाहिए कि इस देश की जनता मोदी जी से ज्यादा अविश्वास, मान लो मोदी जी के पास तो समर्थन है, सरकार है, लेकिन उसके चक्कर में टीवी अखबार ने अपना लगभग 80% दर्शक जो है वो खो दिया है। देश के लगभग 20% लोग जो हैं वही टीवी अखबार पर भरोसा कर रहे हैं और 80% लोग टीवी अखबार के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर कोई चैनल शुरू कर दे जो एंटी बीजेपी हो, वो चैनल तुरंत ग्रूम करेगा, तुरंत राइज करेगा, तुरंत तरक्की करेगा, क्योंकि देर सवेर और भी लोगों का मोह भंग होगा सरकार से। दरअसल मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन फिलहाल जो मीडिया है वो डर तो नहीं है। जो सवर्ण समाज के वोटर हैं, जो सवर्ण समाज की मीडिया है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो ज्यादा बीजेपी के समर्थक है। जैसे मुस्लिम्स बीजेपी के खिलाफ हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट खिलाफ है, ओबीसी खिलाफ हैं, जैसे किसान जातियां खिलाफ है, उसी तरह से जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। और उन्हीं का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा है और इस वजह से उनका खिलाफ। तो सबसे ज्यादा मोदी जी से भी ज्यादा नुकसान में अगर कोई है तो इस देश का टीवी अखबार और मनुवादी मीडिया है, जिसको लगभग 80 से 90% लोग जो है वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो इंडिया गठबंधन है उसकी संख्या घटी नहीं है, बढ़ गई है। और क्या वो 2024 में बीजेपी को निपटा देंगे? और क्या होगा 18 से 22 तक के स्पेशल संसद में? उम्मीद है कि नए संसद भवन में होगा। क्या कोई चमत्कार करने की उम्मीद है बीजेपी से? क्या कोई इस तरह के फैसले आ सकते हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। लोगों की सांस जरूर अटक गई है कि मोदी जी 18 से 22 के बीच में क्या करने वाले हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटी है, भाषा है, रंग है, रिलीजन है, हर चीज है। इतना आसान नहीं है भारत में कोई संविधान खत्म कर दे या डेमोक्रेसी खत्म कर दे। ये मेरा विश्वास है। या इंदिरा गांधी डेमोक्रेसी नहीं खत्म कर पाई, संजय गांधी नहीं कर पाई। अब तो सोशल मीडिया है, हर लोग अपनी बात कहना लिखना जानता है। आप लोग बताइए क्या करेंगे मोदी जी? 1 नेशन 1 इलेक्शन ही है या कुछ और होगा? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। कल मैं आपके जो भी आपने प्रतिक्रिया दी है उस सब को मैं आपके सामने लाऊंगा और देश को बताऊंगा, दुनिया को बताऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।